अच्छा, दो चीजें होती हैं, ये चेक करें, ये अकाउंट का पार्ट है बेसिकली, ये टॉपिक भी अकाउंट का है। एक होता है फीडबैक मैनेजर, दूसरा है वॉइस ऑफ द कस्टमर। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। वॉइस ऑफ द कस्टमर क्या है कि आपने जो भी प्रोडक्ट मी टू की हुई हैं या एफबीए कर रहे हैं, एफबीएम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट जो है उसको बायर जो है उसको रेट कर रहा है, उसको रिव्यू दे रहा है, अच्छी है बुरी है जो भी है, वो आपका आएगा। amazon उसको वॉइस ऑफ द कस्टमर का नाम देता है, वो आपका इस कैटेगरी में फॉल करेगा। और फीडबैक मैनेजर क्या है कि जिसमें सेलर की बात कर रहा है, बायर जो है सेलर की सर्विस से मुतमईन है, नहीं मुतमईन, अच्छी नहीं है, उसने क्वेश्चन किए थे कोई रिप्लाई नहीं है, या एफबीएम कर रहा है टाइमली प्रोडक्ट पहुंच नहीं रही, या एफबीए कर रहा है तो भी टाइमली नहीं पहुंच, उसको तो वो तो सेलर के तौर पे उसको लेगा ना। बाज लोग मिस कैलकुलेट भी कर जाते हैं, उसने प्रोडक्ट का वो करना होता है, वो इधर इस खाते में कर देता है, मैसेज लिख लेता है, उस केस में भी केस को ओपन करके कर सकते हैं। अब ये इस चाइल्ड अकाउंट की इसकी हिस्ट्री बता रहा है, ठीक है। फीडबैक मैनेजर की समझ आ गई होता क्या है। अच्छा, अब इसको देखो, 4.5 स्टार्स रेटिंग मिली हुई है और 6 रेटिंग्स हैं, 6 रिव्यूज मिले हैं, और 4.5 पे ये रेट कर रहा है। 30 डेज, 90 डेज, 365, लाइफ टाइम, ठीक है। और कौन सी कैटेगरीज बनाई हुई हैं? पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव और काउंट, टोटल काउंट, ठीक है। तो नेगेटिव कौन सा होता है, मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर्स को माइंड में रखते हुए? नेगेटिव क्या होता है? नहीं, नेगेटिव टेक्निकली नेगेटिव वो होगा जिसमें बायर जो है वो 1 या 2 दे रहा है, वो नेगेटिव होगा। हाँ, रिव्यू आपको रेटिंग रेटिंग आपको 1 या 2 दे रहा है, आउट ऑफ 5 1 और 2 दे रहा है, वो सारे नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या होगा? जिसमें आपको वो, ये देखें ना, इसने कैटेगराइज भी कर दिया है। पॉजिटिव, ये देखें 5 वाले आ गए। न्यूट्रल कोई नहीं है इसमें, क्योंकि या तो 5 है या इसमें 1 2 वाला है, क्योंकि अकाउंट में ही इतने कम रिव्यूज हैं तो इसलिए वो उसमें। और नेगेटिव में ये दोनों आ गए, ठीक है। ये एक तो ये चीज होगी। थर्ड इसमें ये पॉइंट है बताने का कि ये देख रहे हैं ना, लाइन क्रॉस किया हुआ है और क्या लिखा हुआ है? Package was running. Later, I have rescheduled my date and it never arrived on the date I rescheduled. तो नीचे क्या लिखा हुआ है? मैसेज फ्रॉम Amazon, क्या लिखा हुआ है? This item was fulfilled by Amazon and we take responsibility for this fulfillment experience. ठीक है, ये FBA था, और जो उसका था वो कंसर्न था इसकी शिपमेंट से, फुलफिलमेंट से, तो Amazon ने उसको क्रॉस मार दिया, ठीक है। अब ये जो है ना, उसको हो या ना हो, अब ये अकाउंट के लिए खतरा नहीं है, ठीक है। हमें ये नजर भी आ रहा है, लेकिन ये क्रॉस हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गई। क्रॉस का मतलब Amazon ने एक्नॉलेज कर लिया और Amazon ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तो अब ये चीज मेरे अकाउंट की हेल्थ को खराब नहीं करेगी। इस तरह की 6 लाइनें भी कटी हुई हो, कोई मसला नहीं है। मसला मेरे लिए क्या है? वो नीचे वाला मैसेज है, ठीक है, उसको पढ़ें। I had like to return this product, neither replace nor repair. Please instruct me about the procedure. Please refund the amount into my Amazon account. I am extremely dissatisfied with this product. The instruction in English is very scanty and inadequate. I am usually very happy with Amazon services. It's one of rare unfortunate cases. Regards, Pyoko Smith. उसमें असल में प्रोडक्ट में ये मैंने बताया था ना कि चाइनीज प्रोडक्ट थी और उसमें चाइनीज लिखी हुई थी, चाइनीज तो उसको वैसे ही समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। और जेनेरिक थी, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ब्रांड की नहीं थी, जेनेरिक प्रोडक्ट थी, जिस तरह व्हाइट लेवल प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें कोई लोगो शोगो नहीं होता, तो इस वजह से एक तो ये चीजें भी थी।
तो उस वजह से वो शायद उसमें पूरा मुतमईन नहीं था और डिससेटिस्फाइड था, जो भी था उसने अपने लिख लिया। अब ये चूंकि ऑर्डर फुलफिलमेंट FBM ऑर्डर है, तो दैट्स व्हाई अमेज़न भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकता। आप पे बात आ गई। अब अगर आपके पास दो चॉइसेस बच गई, या तो ये वाली है कि चूज वन, कॉन्टेक्ट कस्टमर। आप उसे भाई जो है ना, पहले तो उसी से रजू करें जिसने ये मसला क्रिएट किया, वो ही खत्म कर सकता है। दो ही तरीके हैं, या तो आप उसको पार्शियल रिफंड ऑफर कर दें, आप इसे कहें यार प्रोडक्ट भी रख लो, पार्शियल रिफंड भी दे देते हैं 10%, 20%, 30%, जितना भी है, और आप इसको रिमूव करें। सबसे मतलब उसके भी स्टेप है ना, बोल ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। उससे जब कम्युनिकेट करेंगे, उसको जब मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो उससे तो पहले पहले स्टेप में तो आपने एक्सक्यूज करना है, क्योंकि उसका बैड एक्सपीरियंस हुआ है, जो भी है, चाहे आपके लिहाज से हो या ना हो, लेकिन उसका हुआ है तो उसको आपने एक्सक्यूज तो करना है, अपने अंदाज में करते हैं जिस तरह भी हो। दूसरा सेकंड, आपने स्टोरी बतानी है, स्टोरी बनानी है या बतानी है, जो भी है, वो सच्ची है या झूठी है, उसको स्टोरी में आपने इंगेज करना है यार, कि ये मसला हो गया था तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। थर्डली, आप उसको उसको तसल्ली देनी है। पहले तो उसकी दिलजोई कर ली, फिर उसको अपनी वो कर ली, तसल्ली, स्टोरी भी बता दी, फिर उसको आपने पार्शियल रिफंड या फुल रिफंड ऑफर करना है। वो डिपेंड करता है कि केस कितना सीरियस है। फिर चौथे नंबर पे आपने बड़े रिक्वेस्ट मोड में उसे कहना है कि इसको भी खत्म कर ले। क्यों? उसकी भी स्टोरी बतानी है कि मैं बहुत छोटा सेलर हूँ, ये जो इतने रिव्यूज आए हैं इसमें तो मुझे पूरा साल लग गया लेने में, 6 रिव्यूज लेने में। तो आपने उसे इसका भी बताना है कि चूंकि मैं डिपेंडेंट हूँ इसी स्टोर पे और मैं छोटा सेलर हूँ, तो काइंडली इसको रिमूव कर दें। तो ये तो प्रोसीजर है, लेकिन जो डीट होता है वो फिर भी डीट होता है, हो सकता है वो फिर भी ना माने, तो उस केस में भी फिर वो ये चीज इस तरह रहेगी। लेकिन आपके लिए ये ज्यादा खतरा उस टाइम बन जाएगी जिस तरह अब ये देखें 17%। अब ये 17% क्यों है? क्योंकि ये टोटल 6 हैं, टोटल 6 रिव्यूज हैं, इसलिए ये खतरा है। ये अगर आपकी स्ट्रेटजी होती कि यार रिव्यूज ज्यादा होते, अब इधर अमाउंट मैटर नहीं कर रही, हो सकता है 80 पैनी की प्रोडक्ट हो, लेकिन आपका मकसद ये होना चाहिए कि ऑर्डर ज्यादा हो। ऑर्डर ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली रिव्यू भी ज्यादा होंगे। आपके 50 ऑर्डर बने हैं तो 7, 8, 10 और रिव्यूज मिल जाएंगे। तो वो जब रिव्यूज ज्यादा होंगे और वो 5 स्टार होंगे, तो इसकी जो वैल्यू है ये 17% से डिक्लाइन करके 2% पे, 1% पे आ जाएगा। तो वो उस टारगेट रेंज के बराबर में आ जाएगा जो हमें अमेजोन ने कहा हुआ है कि ठीक है इतना चल सकता है। लेकिन आपके ऑर्डर ही टोटल 4 ऑर्डर हैं, उसमें से एक नेगेटिव आ गया, तो वो आप उसके आप मिन्नते तरले करो, जो भी करो, उससे आप हटाओ। तो एक स्ट्रैटेजी तो यही है कि आप उसी को मनाओ जिसने ये दिया है, और उसको इसी तरीके से करो कि उससे पहले एक्सक्यूज करो उसको, अपनी कोई जो भी सिचुएशन है बता दो, चाचा मामा मर गया था, मैं तो था ही नहीं वहां पर 2 दिन लेट इसको भेजा गया है। हो सकता है वो FBM कर रहे हैं, वो क्या है मुझे लेट आया, मुझे तो पहुंचे ही लेट है, या मुझे तो पहुंचे ही डैमेज है। तो आप उसे कह सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल इस वजह से इस प्रोडक्ट का नहीं हो सका था, हम इसके लिए एक्सक्यूज करते हैं, ये वजह हुई थी। ठीक है। उधर तो सैलाब आ गया था जहां से हम भेज रहे थे, लेकिन ये मसला था। तो आपके लिए ज्यादा सीरियस तब होगा जब ये परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फीडबैक मैनेजर। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन जो समझ ना आ रही हो? हाँ, ये भी अकाउंट हेल्थ का पार्ट है, फीडबैक है ना। ये देखें ना, ये आप मैंने ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या चीज है, ये आप एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आगे पीछे भी कर सकते हैं, अपनी सेटिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब आपको इसका मसला ज्यादा होता है, इसको आगे कर लें, इसका प्रॉब्लम कम होता है, उसको पीछे कर लें, पेमेंट के इश्यूज बहुत सीरियस हैं तो इसको आगे कर लें। ठीक है। लेकिन ये शॉर्टकट्स हैं, ये आप करते कहाँ से हैं? कोई भी चीज, ये देखें ना, हर एक चीज के साथ ये दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे वो इधर आ जाएगी। ठीक है। जो आपके लिहाज से जो इंपॉर्टेंट चीज, अब एक बंदा कर ही FBM रहा है, तो उसके लिए FBM से रेलिवेंट जो भी चीजें वो इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी ये फीडबैक मैनेजर, वॉइस ऑफ द कस्टमर, ये सारी चीजें अपने फ्रंट पे रखेगा। उसको ये प्रोफेशनल था, बट राइट नाउ डाउनग्रेड किया है ड्यू टू, फिलहाल इन्वेंटरी नहीं है इसमें। ठीक है ना। हाँ, इसकी हिस्ट्री सारी प्रोफेशनल ही है। ठीक है।
बट राइट नाउ ये डाउनग्रेड किया है ड्यू टू इन्वेंट्री शॉर्टेज। इस महीने में नहीं कटेंगे, इस मंथ में नहीं कटेंगे, पिछले महीने तक कटते रहे। हाँ, उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ एक्टिविटीज वो आपकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर देता है जब आप कन्वर्ट डाउनग्रेड भी करते हैं। लेकिन हिस्ट्री तो सारी प्रोफेशनल वाली है ना, सारी बात है। ऑर्डर आपने एफबी ऑर्डर भी किए हैं, वीएम भी किए हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हमने कैसे चेक करना है और कैसे मैनेज करना है। अब एक बंदे को चेक ही नहीं कर रहा बार बार, तो इसकी हेल्थ खराब होती रहेगी। अब आपको अलार्म मिल गया है कि आज 17 है, तो अब मैंने 17 से 2 कैसे लाना है, तो उसकी स्ट्रेटेजी होगी। आप अगले कोशिश करेंगे 1 से 2 हफ्तों में मैं ये एफबीएम में भी है, एफबीए में भी है, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर है ना। ये आपको सेलर आपको फीडबैक दे रहा है, तो सेलर आपको दोनों केसेस में दे रहा है। दूसरे केस में वॉइस ऑफ द कस्टमर है। आप ये प्रोडक्ट पे कर रहा है जिसपे आपने मी टू किया हुआ है, या आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपकी अपनी लिस्टिंग है। अब इसमें ये क्या कह रहा है, अच्छा, Amazon जो है ना, CX को कस्टमर एक्सपीरियंस कहता है, CX से डिनोट करता है, ठीक है। ये वही चीज 0, ठीक है, फेयर है। अब मेरे केस में 4 ये मिले हैं, यहाँ पर आ जाए। अच्छा, इसमें आपको फिर लिस्टिंग बताएगा यार कि किस डेट में मिला था और किस प्रोडक्ट पे मिला था। और कर तो हम FBA रहे हैं, ये देखें ना, Amazon ये सारी FBA कर रहे हैं। तो हमें जितने भी कस्टमर ने रिव्यूज दिए हैं वो FBA प्रोडक्ट पे दिए हैं। अच्छा, उसमें एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है, ये उसने रिव्यूज दिए हैं। यार ये क्या पता नहीं, प्रॉक्सी, और ये पता नहीं कहाँ से इसमें नॉट प्राइवेट। तो NCX क्या होता है, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। CX का मैंने बताया कस्टमर एक्सपीरियंस, NCX नेगेटिव कस्टमर। इस तरह की चीजें आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं कि NCX क्या होता है, या इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब ये रेट है, NCX रेट है, रेट की फॉर्म में आपको परसेंटेज की फॉर्म में बता रहा है, इधर आपको ऑर्डर की फॉर्म में बता रहा है, ठीक है ना। कितने ऑर्डर थे, 6 ऑर्डर में आपको 10 ऑर्डर आए थे, 10 में से 5 नेगेटिव वो मिले हुए हैं, या 10 रिव्यूज मिले हुए हैं, 10 में से 5 नेगेटिव रिव्यूज वाले हैं, तो आपकी परसेंटेज तो 50 हो गई। NCX आपको 50, NCX लॉजिकली 0 होना चाहिए, नेगेटिव एक्सपीरियंस होना ही नहीं चाहिए। ये देखें रिटर्न्स, NCX रिटर्न की किसमें हुआ, रिव्यू रेट कितना मिला है, ये उसमें परसेंटेज से बता देता है। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि चेक कैसे करना है। अब मैंने इसको यहाँ कर दिया, डैशबोर्ड में इधर डाल दिया है, ठीक है, फीडबैक मैनेजर को, और इसको कंबाइन कर दिया कि जब भी चलो चेक करना हुआ। अब बंदा डेली भी नहीं देखता, वो तो आपकी एक्टिविटी पर है। आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, आपकी बहुत ज्यादा लिस्टिंग है, तो आप इसको फिर डेली देखें, ठीक है। और एक्टिविटी पर है, अब आपकी अकाउंट में एक्टिविटी कम है तो फिर इसको आप ऑन एंड ऑफ देखेंगे। ये क्लियर हो गया। इसको मैं पहले अच्छा, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जो IPI वाला टॉपिक है ना, ये बेसिकली आपका Amazon FBA हो, FBA से रेलिवेंट है, ठीक है। FBM से नहीं है, FBA से है। FBA आप चाहे ड्रॉप शिपिंग करें, चाहे आप होलसेल करें, चाहे प्राइवेट लेबल करें, ये उससे लिंक करता है, तो इसका पता होना चाहिए। और ये आपकी जो ऑप्शन आती है उसका भी पता होना चाहिए, और ये काम क्या करती है और किस तरह आपको परफॉर्मेंस को देख रही होती। तो ये डैशबोर्ड है, FBA डैशबोर्ड है, ये ऑप्शन आपकी यहाँ से भी आ जाएगी, ठीक है, ये ऑप्शंस, ठीक है। तो डैशबोर्ड को हमने क्लिक किया, यहाँ से आप इन्वेंट्री परफॉर्मेंस में गए। अच्छा, इसका मकसद क्या है और इसकी वर्किंग कैसी है, ये Amazon ने कोई 2019 में इंट्रोड्यूस करवाया, ये पहले नहीं था। इसकी सबसे पहली वजह तो ये थी ना कि नो डाउट Amazon हर चीज की चार्ज करता है, चाहे वो स्टोरेज है, लॉन्ग स्टोरेज है, कब तक। लेकिन अल्टीमेटली Amazon के इतने ज्यादा सेलर्स हैं कि उसको कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत पड़ती है, और उसका परफॉर्मेंस भी चेक करने की इन्वेंट्री के हिसाब से। इसकी जरूरत क्यों पड़ी IPI को इंट्रोड्यूस कराने की, कुछ लोग हैं जो
सेल तो 2 यूनिट हो रहे हैं, भिजवा 1000 यूनिट देते हैं। Amazon तो 1000 यूनिट जो भिजवा रहे हैं यूपीएस भी चार्ज कर लेता है, और उधर अगर 1 महीने नहीं बिकी, या लेट सपोज आपने 1000 यूनिट भेजे थे, 1 महीने आपके 20 यूनिट बिके हैं, तो 1000 आपने भेजे हैं, तो जो रिमेनिंग 900 यूनिट है, हो सकता है आपको क्लियर करने में पूरा साल लग जाए। तो Amazon की जो वो स्पेस है, उस स्पेस को वो एक्स्ट्रा घेरे हुए हैं, उसने स्पेस ली हुई है, रैक लिया हुआ है। इसके Amazon के वेयर हाउस में बेसिकली ऑटोमेटेड होता है, कोई मैनुअली कंट्रोल नहीं हो रहे होते, ये बॉट्स होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटेड बॉट्स होते हैं। वो आपके आपके अपना रैक पोजीशनिंग हुई भी है, तो वहां पर वो चीजें पड़ी हुई हैं, वो ऑटोमेटेड आपको ऑर्डर आता है तो वो उसके स्कैन करता है कि इस सेलर आईडी की ये चीजें यहाँ पड़ी हैं। लेकिन उसने सारी जगह घेरी हुई है, आपकी सेल बहुत थोड़ी हो रही है और उसने स्पेस घेरी हुई है। एक तो ये बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इसको, ताकि इसको डिस्करेज किया जाए कि जिसका आइटम जो है ना बहुत नहीं बिक रहा, तो उस पे फीस भी बढ़ाई जाए, स्टोरेज फीस भी बाद में ऐड की जाए। पहले महीने कम है, पहले से पहले 1 2 3 महीने थोड़ा लीनियंट रहा जाए, फिर 3 महीने नहीं हुआ तो और बढ़ा दिया, 6 महीने नहीं बिका और बढ़ा दिया, हर महीने उसके चार्जेस बढ़ा दिए ना। तो वो आपको उस एक तो उस सेंस में, फिर दूसरा ये कि इसकी मार्किंग हो रही है 1000 आउट ऑफ 1000। लेकिन डिपेंड किन चीजों पे कर रहा है? 4 चीजों पे, 4 फैक्टर्स पे ये आईपीआई डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर है एक्सेसिव इन्वेंट्री। वो कह रहे हैं भाई कि आप रेड लाइन में ना रहें, आप ग्रीन लाइन की इसमें रहें, ठीक है ना। अपनी अपनी उसने वो लिमिट्स बता दी हैं। आप सेल थ्रू जो है ना वो आपको बताता रहेगा, यानी फॉर एग्जांपल मेरे 4 आइटम है, एक आइटम में मसला है, वो बिग स्लो कम, यानी उसकी स्पीड कम है, वेलोसिटी उसकी जो सेल्स वेलोसिटी है वो कम है, तो वो मुझे यहाँ पर हर एक के अकॉर्डिंगली वो मुझे यहाँ बताएगा कि इसको इस तरह फिक्स करना है या इसको इम्प्रूव करना है या इसको इस तरह। तो सेकंड फैक्टर सेल थ्रू है, पहला एक्सेसिव इन्वेंट्री है। सेल थ्रू भी एक बता दिया ना कि ग्रीन लाइन के अंदर रहेंगे, तो यानी 1 से 3 तक मार्किंग है, 2 से 3 तक आप ठीक जा रहे हैं, इससे ऊपर या इससे नीचे मसले हैं आपके लिए, ठीक है। स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री, इस पे भी डिपेंड करता है। इन्वेंट्री किसी भी वजह से अनफुलफिलेबल है, चाहे वो डैमेज है, चाहे उसमें कोई और इशू है, या वो एक्सपायरी है, या उसकी जो है ना कंप्लीट नहीं है, किसी भी वजह से अनफुलफिलेबल है, तो वो स्टैंडर्ड के खाते में आ जाएगी, ठीक है। और ये तीसरा फैक्टर हो गया, चूंकि वो अनफुलफिलेबल है तो उसने जगह तो ली भी है, लेकिन वो भेजी भी नहीं जा सकती ऑर्डर पे, कस्टमर को नहीं दिए जा सकते। फोर्थ फैक्टर इन्होंने डाला है इन स्टॉक इन्वेंट्री, कि इन स्टॉक आपके पास है कितनी, जीरो की क्वांटिटी में है, कितना चाहिए, कम है, ज्यादा है उसकी रिक्वायरमेंट। एक्सेसिव ये है कि अगर आपकी स्पीड है, लेट सपोज आपका ऑर्डर पर डे आप जिस तरह चल रहे हैं, एक एवरेज होती है ना मंथ की, तो मेरी अभी लेट सपोज अगर ये अकाउंट है, मैं एक प्रोडक्ट 1 साल से बेच रहा हूँ, तो मेरी हर महीने की मिसाल के तौर पे 20-25 से ज्यादा कोई बिके ही नहीं है, तो वो आपको बताएगा भाई नेक्स्ट आपको 40-50 चाहिए, और मैं 200 भिजवा देता हूँ, तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो एक्सेसिव के खाते में चली जाएगी कि यार ये तो आपकी ऑलरेडी इसकी जो फ्लो था वो 40-50 वाला था, जो 1 महीने के अंदर इसका निकलने का मैक्सिमम था, तो आप 200 तक गए हैं, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। फिर इन चारों को कंबाइंड करके वो आउट ऑफ 1000 आपको रेट करेगा। अब ये 440 कर रहा है, इसमें भी जो ज्यादा नेगेटिव है वो सेल थ्रू है, ठीक है ना। अब ये बता रहा है कि वेज टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, आपको ही बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, आप यहाँ खड़े हैं, अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो हर एक के अगेंस्ट इसने ग्राफिकल फॉर्म में भी बता रहा है और इस फॉर्म में भी बता रहा है कि किस तरह करना है, ये चारों स्टैंडर्ड का भी और इन स्टॉक का भी, ठीक है। तो पहले को देख लेते हैं, सेलर कंपैरिजन हिस्टोरिक परसेंटेज। वो कह रहा है भाई कि ये वीक 1 तक तो ठीक था, ये जो नेक्स्ट शुरू हुआ है ना उसमें यहाँ से डाउन होना शुरू हुआ है, और थ्रू आउट फिर आपका ये इस तरह चल रहा है, यानी इसकी जो हिस्ट्री बता रही है। इसमें वो कह रहा है कि भाई अगर आपका स्कोर जो है ना इसमें सेलर कंपैरिजन में जो एक्सेसिव इन्वेंट्री में है, आप अगर अभी राइट नाउ इसमें लाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल इन्वेंट्री है ही नहीं, तो इसके लिहाज से फिर भी वो ठीक ही है। अगर नहीं है एक्सेसिव के पॉइंट, एक्सेसिव नहीं है, कम से कम ये नहीं कह सकते कि एक्सेसिव इन्वेंट्री, तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे पास अगर नहीं भी है तो भी ठीक ही है, तो मसला नहीं। तो लेकिन ये किसमें इसने खुद किस तरह किया हुआ है कि 0 से 10 तक
ठीक है, फिर ये 10 से 30% तक फेयर में आ जाएगा और 30 से अबव जो है वो आपकी पुअर कैटेगरी में आ जाएगा परसेंटेज। और यहाँ आपको फिर वो यूनिट बताएगा कि एक्स्ट्रा एक्सेसिव जो हम कह रहे हैं ये परसेंटेज, तो ये बनते कितने हैं, 40 यूनिट हैं, 50 हैं, 60 हैं, जितने हैं, और उनकी कॉस्ट कितनी बनती है, स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि इसने तो स्टोरेज फीस तो फिर भी काटनी है। ये स्कोरिंग तो ठीक है, इस स्कोरिंग का यही होगा ना कि ज्यादा जिस तरह कल वाली मिसाल थी अकाउंट हेल्थ की, कि एक तो लिमिट तो बताई हुई है, लेकिन अगर बार बार एक्सीड कर रहा है तो अकाउंट मैक्सिमम डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो है उसने उसके खतरे की लाइन बताई हुई है कि आपने बचना है। अगर एक आध दफा हो रहा है, कुछ नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो यहाँ उसको ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपकी इतनी प्राइस हो जाएगी, फिर 50 पाउंड 100 पाउंड, मिसाल के तौर पे आपने 100 यूनिट एक्स्ट्रा मंगवाया हुआ था तो उसको आपको एक्स्ट्रा इतना पे करना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर हो गया एफबीए सेल थ्रू, कि एफबीए आप जो, चूंकि एफबीए पे सारा लागू हो रहा है, एफबीए में तो हो ही नहीं रहा, एफबीए आप चूंकि उनकी स्पेस ले रहे हैं, तो इसमें बता रहा है कि जी एक्सीलेंट आप 1 2 3 के दरमियान में एक्सीलेंट होंगे, आपकी ये हिस्ट्री चल रही है, ठीक है ना, जो इसकी जा रही है, और आपके यूनिट सोल्ड इस जिसमें भी इशू है, वो कह रहा है कि आपने चूंकि एक्टिविटी बहुत ही कम कर दी है और उस स्पेसिफिक उसमें नहीं हो रहा, इम्प्रूव में फिर तब बताएगा। अब इसमें ऑलरेडी एक्टिव राइट नाउ एफबीए एक्टिव इसमें नहीं है इस वक्त। अगर इसमें 10-15 होते तो उसमें अगर एक दो में ज्यादा इशू होता जो कि यहाँ आ रहे होते, उसको ये यहाँ पर बता देता फिर, ठीक है। आपके केस में अगर ज्यादा एफबीए हैं तो फिर वो इस तरह बताएगा, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप में आईपीआई में जो आपको स्कोर 440 मिल रहा है, तो उसमें कौन सी वजह है जो कि आपको 440 तक ला रही है। तो 440 भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये जो 400 से लेस हो जाएगी तो आप फिर खतरे की लाइन में आ गए। फिर आपको वो कहते हैं ना कि फोकस होके इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ कोशिश करनी है। तो इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, सेल थ्रू बढ़ाना है। सेल थ्रू कैसे बढ़ाएंगे, दो ही तरीके हैं। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्राइस को वो कर दें, डील चला दें। एक प्रोडक्ट आपकी वैसे नहीं बिक रही, पहले लेट्स सपोज आप 9 की बेच रहे थे, आपको 4 पाउंड बच रहा था, तो आप प्राइस कम कर दें, उस पर कोई डील चला दें, उस पर आउटलेट डील चला दें, उस पर प्रमोशन चला दें, उस पर कूपन चला दें। तो कूपन से उससे ये होगा कि कुछ ना कुछ उसकी सेल्स वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ये फैक्टर आपका इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो होलसेल में कंपेटिटिव प्राइस कर दें आप, तो प्रॉफिट के चक्कर में अगर इधर ज्यादा गड़बड़ हो रही है तो फिर कोई एक दो प्रोडक्ट ऐसी रखें कि जो आपकी सेल्स वेलोसिटी को भी बढ़ाए। या वो कहता है कि भी बकिया तो अच्छी सेल हो रही है, सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट है, ये आपकी बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। तो वही मैंने बताया था कि अगर जान छुड़ानी है या अकाउंट को बचाना है तो फिर आपको उसको कंपेटिटिव करके ही बेचेंगे ना। वैसे तो वो बिक नहीं रही, आपको पता है कि लेट सपोज आपको वो 21 में ब्रेक इवन पड़ रहा था और बाय बॉक्स जी 19 में ठहरा हुआ है, तो फिर उसको 19 में करके निकालें, इसको तो बचाया ना। ये तो आपका अकाउंट है। इन्वेंट्री तो फिर भी बाद में फिर भी आ जाएगी, लिस्ट कोई और हो जाएगी, ब्रांड कोई और हो जाएगा, लेकिन ये तो बार बार कोई और नहीं होगा ना, कोई और तो आपको अकाउंट नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया जी सेल थ्रू, उसका भी अपनी इंप्रूवमेंट का बता दिया, एक्सेसिव का बता दिया, एफबीए सेल थ्रू का बता दिया। देन स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री, स्ट्रैंडेड का भी आप केस टेकअप करेंगे कि यार वजह क्या है भाई, क्या हुआ है, तो वो आप केस ओपन करेंगे। केस में आप क्या बताएंगे, इधर आपको वो सारी डिटेल बता देगा कि यार कौन सा एसएन है, कौन सी प्रोडक्ट है जो स्ट्रैंडेड में आ रही है, ठीक है। जिस तरह मैंने शिपमेंट प्लान में बताया था ना कि वो आपने 40 भेजे, कुछ आपने तो 400 भेजे, और वहां पर जो एक्टिव जो शो कर रहा है वो 373 कर रहा है, तो आप केस ओपन करेंगे भाई और रिमेनिंग किधर है, आप प्रूफ देंगे, फिर वो उसका आंसर देंगे। विद इन 24 आवर वो आंसर दे देते हैं। अभी आपने ईमेल कर दी तो आपको विद इन 24 आवर उसका आंसर मिल जाएगा। तो वो फिर आप जस्टिफाई करें, या तो आप जस्टिफाई कर पाएंगे या वो आपकी जस्टिफिकेशन नहीं मानेंगे, दो ही सीन हो सकते हैं। मान लिया तो वही भाई ज्यूरी और वो ही है, वो फैसला भी उसी नहीं करना है, तो जो भी है उसी का ही फैसला फाइनल होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस इतना इशू नहीं होता, और अगर उसकी उनके एंड से मिस्टेक निकलती है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ये भी होता है कि आप शायद उतना उसमें नहीं होते कि यार मेरा पॉइंट ज्यादा वैलिड था, लेकिन फिर भी वो आप एक अपील इसमें एक आध अपील कर सकते हैं, लेकिन बार बार एक चीज की अपील नहीं हो सकती। अपील के बाद भी अगर वही मसला निकला, वही डिसीजन निकला, तो फिर आपको वो बेयर करना पड़ेगा।
स्टैंडर्ड इन्वेंटरी मैंने बता दिया कि वो डिस्क्रिपेंसी है, अनफुलफिलेबल है, डैमेज है, तो कुछ ना कुछ आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए कि यार मैंने तो ठीक दिया था, तो वहां से हुआ है। ठीक है, जब आप कह रहे हो कि मैंने ठीक दिया था तो आपको 3PL की सपोर्ट होनी चाहिए। 3PL आपको कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन दे, यार हमारी गलती नहीं थी, ये प्रोडक्ट हमने तो ठीक दी थी, या इसकी ये रिसीविंग है, या ये पिक्चर्स हैं, हमने तो ये पैक किया था, जो भी। तो वो तरीके हैं, उस तरीके से आप करेंगे। लेकिन इसको फिर आप देखेंगे कि यार आप कहाँ लाए कर रहे हैं। एक आध केस में तो अभी स्टैंडर्ड यूनिट भी बता रहा है ना कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। फिर FBA इन स्टॉक। इन स्टॉक में क्या रहा है, कीप योर पॉपुलर प्रोडक्ट इन स्टॉक टू अवॉइड लॉस्ट सेल। इस वजह से आप लॉस्ट सेल ना हो कि आपके पास है ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं है। तो Amazon इस चीज को भी बड़ा वो करता है कि भाई, स्पेशली प्राइवेट लेबल में, कि भाई लिस्ट लगाई हुई है, सब कुछ किया हुआ है और बंदे के पास स्टॉक नहीं है। इस चीज को अभी Amazon इनकरेज नहीं करता। और इसके तो और भी बहुत से नुकसानात हैं। पहला नुकसान तो यही है ना कि आपने प्राइवेट लेवल में आप रैंकिंग करते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे होते हैं, तो अभी वो अच्छी पोजीशन हो रही होती है, 20 से 16, 16 से 14, 13, नीचे आते रहे बल्कि 8, 7, 6, और बाद में पता चला जी आपका स्टॉक खत्म हो गया और अब चाइना से 40 दिन बाद आएगा, तो वो जो 6 तक मेहनत की थी अब दोबारा फिर सेल्स तो फिर नहीं मिलेंगी ना, जब आपका स्टॉक ही खत्म हो गया तो सेल सेल खत्म होगी। फिर ऐसा ऐसा फिर वो माशाल्लाह 14, 40 नंबर पे चला जाएगा, तो वो मेहनत सारी आपकी जाया हो जाएगी। तो प्राइवेट लेवल में आपको इस चीज की केयर करनी पड़ती है कि भाई आपकी अगर डेली की सेल बढ़ रही है तो अब आगे का क्या होगा, आगे की पहले स्टॉक करना होगा। होलसेल में ये टेंशन इसलिए नहीं होती कि आपको ये पता होता है भाई लिस्ट में 40 बंदे और भी बेच रहे हैं, ठीक है मेरी खत्म हो गई तो ठीक है, मैं तो कोई रैंकिंग तो कर नहीं रहा, ना मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरी तो कोई एडिशनल कॉस्ट ही नहीं है, तो कल को बेशक खत्म हो जाए, मैं 10 दिन बाद दोबारा रिस्टॉक कर लूंगा, तो उसको वो टेंशन नहीं होती। बट ये टेंशन आपको प्राइवेट लेवल FBA में ज्यादा होती है। अब वो कह रहा है रीस्टॉक टुडे 2। अब ये 2 वो बता रहा है जो मैंने FBM किए हुए हैं, ये 2 हैं। ठीक है, बकिया तो मेरे FBA वाले थे, वो उसमें तो क्वांटिटी कोई नहीं है। तो इनको वो कह रहा है कि भाई इसको आप पहले तो इसको आप कन्वर्ट कर दो, FBA को FBA को FBM और FBM को FBA। वो बड़ा इजी है। ये यहाँ से आप मैनेज ऑल इन्वेंट्री में गए, अभी ये 2 हैं, या फॉर एग्जांपल ये एक्टिव है। ये एक्टिव इसलिए है कि इसमें हमने खुद से 8 डाला हुआ है, ये तो हमारी FBM क्वांटिटी है, हमने तो कोई अमेजोन में तो है नहीं, ये तो हमने खुद से बताया भाई हमारे पास 8 है। तो आप यहाँ से ही गए, ऐड अनदर कॉपी, मैनेज मैच क्लोजिंग, चेंज टेम्पलेट, अच्छा चेंज शिपिंग टेम्पलेट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये कन्वर्ट टू फुलफिल्ड बाय Amazon। अब यहाँ से ये FBM थी तो FBA की ऑप्शन दे रहा है, अगर ये FBA होती तो FBM की ऑप्शन देता। ठीक है ना, आपकी मर्जी, जब भी आप स्विच करो तो वो कर सकते हैं। किधर गया, तो ये जो ये आपका IPI का पार्ट हो गया। IPI स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसकी जो इसको आपको ना इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, इन टर्म्स ऑफ इन चीजों के ना आपको पता होना चाहिए कि यार ये 4 चीजों पे डिपेंड करती है। इसकी वजूहात क्या है, इसकी रेंज क्या हो सकती है, इसका स्कोर कितना है, और अच्छी 400 एंड अबव अच्छी है, इससे ऊपर जितनी ज्यादा उतनी अच्छी है, अगर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती जा रही है तो क्यों आ रही है, और कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये 4 ही रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक IPI में? ठीक है ना, इसको मैं एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो एक ऑप्शन Amazon में आती है Amazon लैंडिंग की। Amazon लैंडिंग का मतलब ये है कि Amazon अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, प्राइवेट लेवल में या होलसेल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, अचानक से 1, 2, 3 महीने आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़ी सेल्स कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट लेवल FB है या होलसेल है, Amazon लैंडिंग का मतलब ये है कि वो आपको उस अच्छी परफॉर्मेंस के बदले आपको उधार देगा। वो उन सेलर्स को देगा जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनको वो $5,000, $3,000 आपको उधार दे देगा, कहेगा यार आप इसको कैरी करो, अपने काम को कैरी करो।
क्योंकि आपकी 3 4 5 6 महीने की परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो आपने एकदम से काम रोक लिया या स्टॉप कर दिया या कोई अमाउंट का या बजट का इशू हो गया तो उसको, या बहुत स्लो हो गया, उस केस में वो ऑफर करता है। अमेजोन लैंडिंग की ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल हो जाती है। अब इसमें तो ऑलरेडी एक्टिविटी ही नहीं हो रही, ठीक है, तो इस वजह से वो ऑप्शन भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो और कोई इससे रेलिवेंट कोई चीज, कोई क्वेश्चन हो? स्टैंडर्ड का मैंने बताया ना कि आपकी देखें, फिक्स लिस्टिंग टू मेक योर वेब इन्वेंटरी अवेलेबल द परचेज ऑन एट, लिस्टिंग के इश्यूज भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड के एक इशू नहीं है, स्टैंडर्ड की रीजंस बहुत सी हो सकती हैं। जिस तरह हमने बताया था ना ए टू जी गारंटी क्लेम, अब ए टू जी गारंटी क्लेम की मैंने आपको 4 रीजन बताई थी, ठीक है। लेट सपोज वो आपकी प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है, डैमेज रिसीव है, ठीक है, आपने लिस्टिंग में इशू है, ठीक है, और इस टाइप के जो, अब वो रीजन कोई भी हो सकती है, लेकिन उन सारे रीजंस की आउटपुट एक ही है, या ए टू जी क्लेम। क्वालिटी अच्छी नहीं थी, प्रोडक्ट सब कुछ, लिस्टिंग भी ठीक थी, दी भी सही, चल भी रही है, लेकिन क्वालिटी बहुत थर्ड क्लास है, उस सब में ए टू जी आ गया। स्टैंडर्ड में क्या आ गया, लिस्टिंग में मसला है, बंदा जो है ना, यानी जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो, उसकी क्वालिटी का भी इशू हो सकता है, अनफुलफिलेबल नहीं है, तो डैमेज भी हो सकती है। एफसी के अंदर, एफसी इसमें कहेंगे फुलफिलमेंट सेंटर को, तो इन शॉर्ट ये एफसी कह देता है। और इसी तरह जिस तरह मैंने बताया था ना कि कस्टमर हेल्थ, वो उसकी, उसको सीएक्स कह देता है, ठीक है ना। तो ये चीजें, ये टर्मिनोलॉजीज भी पता होनी चाहिए, उनकी रीजंस भी पता होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड की किसी भी वजह से अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री है आपकी, चाहे वो पैकेजिंग का इशू हो या उस आइटम का इशू हो, तो वो आपको अमेजोन फिर उसको एक्टिव में नहीं काउंट करता। 10 यूनिट थे, 2 अनफुलफिलेबल थे, तो बायर के लिए फिर 8 शो होंगे, वो 2 जो हैं वो आपके पास पड़े रहेंगे। तो पड़े रहना भी तो मसला है, स्पेस तो वो ले रहे हैं, डायमेंशन वेट तो उसका है, तो अमेजोन उसको सेलर के खाते में डालेगा और आपको यहाँ से उसको मैयर करेगा। आपके खाते में लेट्स से 500 यूनिट में से 10 यूनिट हैं, तो उसकी फी भी चार्ज होगी, उसको आप जिस तरह भी आगे मैनेज करेंगे। तो उसका भी हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी देखेंगे कि जो आपके पास ओवर स्टॉक होता है, अनफुलफिलेबल स्टॉक है, या रिटर्न्स है। एक तो बायर रिटर्न्स हो गए, एक डैमेज हो गया, अनफुलफिलेबल हो गया, और या फिर ये ओवर स्टॉक हो गया। इस तरह की चीजों को आपने हट के फिर कैसे मैनेज करना है, क्योंकि देखें चीज पड़ी हुई है, नहीं बिक रही, कोई भी वजूहत हो सकती हैं, उसकी वो क्वालिटी इतनी थर्ड क्लास है कि वो कोई ले ही नहीं रहा, सस्ती भी कर लो फिर भी नहीं ले रहा, पिक्चर ही बहुत खराब है, फिर भी उस इन्वेंट्री को आप छोड़ तो नहीं सकते ना, आपने अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करना है। तो क्या क्या ऑप्शंस होंगी वो कल फिर देखेंगे, कि जो आपकी बिक नहीं रही, और या आप समझते हैं कि अमेजोन में शायद नहीं बिक रही, कहीं और बिक जाएगी अच्छी, तो उसके लिए भी क्या तरीकेकार हो सकता है। 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, उसको वापस भेजें, उसको रीपैक करें, या कुछ उस पर सेट बना दें, एक में नहीं बिक रहा, कोई सेट ऑफ 5 कर दिया, या उसकी पैकेजिंग कुछ इम्प्रूव कर दी, या फिर उसको अपने वापस एड्रेस पे भेजना है, तो कैसे भेजना है, उसको फिर हम कल देखेंगे। अभी बस टाइम ऑलमोस्ट एंड ही है, तो कल उसको डिटेल में फिर देख लेंगे।